तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोहित ने बहाना बनाकर बच्चों को रूम से बाहर भेज दिया था और डोर लॉक कर लिया था। इसके बाद रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा था कि मुझे इस पल का कब से इंतजार था। अनिका रोहित के इस बर्ताव को देखकर हैरान हो गई थी। कुछ देर तक रोहित वही दरवाजे पर खड़ा अनिका को देखता रहा। फिर एक झटके में ही उसने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। अनिका रोहित को हटाने की कोशिश करती उससे पहले ही रोहित की गर्म सांसें अनिका की सांसों के जरिए अनिका के पूरे शरीर में दौड़ने लगी। रोहित अनिका को लगातार चूमने लगा। फिर अचानक रोहित और अनिका के होंठ चुंबक की तरह एक दूसरे की ओर खींचने लगे। रोहित को रोकने की बजाय अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित और अनिका एक दूसरे की बाहों में फिर से पिघलने लगे थे। कुछ देर बाद अनिका का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। आवाज सुनते ही दोनों होश में आए। जब अनिका ने घड़ी में वक्त देखा तब उसे एहसास हुआ कि रोहित और अनिका पिछले आधे घंटे से एक दूसरे की बाहों में थे। अनिका को ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ ही वक्त पहले की तो बात थी जब रोहित ने उसे अपनी बाहों में भरा था, लेकिन आधा घंटा बीत चुका था। रूम का दरवाजा एक बार फिर से किसी ने खटखटाया। इस बार करण गुलेरिया ने जोर से आवाज लगाकर कहा कि अनिका बेटा तुम ठीक तो हो ना। करण गुलेरिया की आवाज सुनते ही अनिका ने रोहित को झटके से अपने आप से दूर किया और अपने कपड़े सीधे करके अपने बिखरे बाल संवारने लगी। इसके बाद अनिका ने रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला रोहित और अनिका ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजे पर करण गुलेरिया के साथ साथ दोनों बच्चे श्रेया और आकाश भी मौजूद थे। दोनों बच्चे गुस्से से रोहित की ओर देखे जा रहे थे। करण गुलेरिया ने जैसे ही रोहित और अनिका को देखा उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। वही श्रेया और आकाश रोहित और अनिका को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। श्रेया ने अनिका को आंख मारते हुए कहा कि हम लोग कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे, दरवाजा भी लॉक था, तुम दोनों ठीक तो हो ना। श्रेया अच्छी तरह समझ चुकी थी कि रोहित और अनिका अंदर बेडरूम में रोमांस कर रहे थे, इसलिए श्रेया जानबूझकर अनिका को छेड़ रही थी। रिया गुस्से से रोहित से कहती कि डैडी आपने हमसे झूठ क्यों कहा था कि पिंकी ने हमें खेलने बुलाया है, मगर पिंकी तो सो चुकी है, आपने जानबूझकर हमें रूम से बाहर भेज दिया था ना। ये बात सुनते ही रोहित और अनिका दोनों एम्बैरेसिंग सिचुएशन में चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रिया को क्या जवाब दे। आर्यन ने आगे कहा कि क्या आप दोनों हमें बाहर भेजकर हमारे छोटे भाई या बहन की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। अनिका की तो मानो सांसें अटक गई। तभी हड़बड़ाती हुई आवाज ने अनिका ने आर्यन से कहा कि नहीं बेटा ये बात तुमसे किसने कही। रोहित भी सर झुकाए खड़ा था। आर्यन आगे कहता है कि ये बात मुझे पिंकी ने कही थी जब उसके मॉम और डैड ने उसे जबरदस्ती रूम से बाहर निकाला था। तब पिंकी ने आकाश मामा से पूछा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर आकाश मामा ने कहा था कि वो श्रेया मामी के साथ मिलकर एक नन्हे से भाई या बहन की प्लानिंग कर रहे ताकि पिंकी उसके साथ खेल सके। आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग थी ना। आर्यन का ये लॉजिक सुनकर श्रेया के गाल शर्म से लाल हो गए। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से बाजी पलट कैसे गई थी। अनिका और रोहित की लव स्टोरी के बीच में श्रेया और आकाश की लव स्टोरी कहाँ से आ गई थी। श्रेया वहाँ से अपने रूम की ओर जाने लगी थी। आकाश भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी श्रेया आकाश से कहती कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बच्चों को इस तरह कोई समझाता है भला, सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। आकाश भी श्रेया को मनाने की कोशिश करने लगा और वो दोनों अपने रूम में चले गए। अनिका श्रेया और आकाश पर मन ही मन ये सोचकर हंस रही थी कि वो दोनों पॉपकॉर्न लेकर रोहित और अनिका की लव स्टोरी का मजा उठाने आए थे, मगर आर्यन के जरिए उनकी ये लव स्टोरी लाइमलाइट में आ गई थी। इसके बाद करण गुलेरिया गुस्से से रोहित से कहते कि मिस्टर मारवा बच्चे तो कमरे के बाहर थे, मगर आप रूम के अंदर इतनी देर से क्या कर रहे थे। ये बात सुनते ही रोहित अनिका की ओर देखने लगता है। अनिका ने अपनी नजरें झुका ली थी, जिससे रोहित समझ गया था कि इस मामले में अनिका उसकी कोई मदद नहीं करने वाली थी। इसलिए अटकती हुई आवाज में रोहित ने कहा कि दरअसल हम दोनों कल होने वाले मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल मेडिसिन के चैलेंज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले कि मामला आगे बढ़े रोहित अनिका से कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए, मैं कल रात को तुमसे मिलने फिर आऊंगा। इस पर करण गुलेरिया कहते कि कल रात तुम फिर से क्या डिस्कस करने आओगे। जवाब में रोहित कहता है कि इस डिस्कशन के कारण बच्चों से मिलना तो रह ही गया, और आपने ही मुझे कहा है कि मैं बच्चों से मिलने आ सकता हूँ। रोहित ने करण गुलेरिया को उनकी कही हुई बातों के जाल में फंसा लिया था। बात ज्यादा बिगड़ ना जाए इसलिए अनिका ने रोहित से कहा कि ठीक है, मैं कल आपका इंतजार करूंगी। ये बात सुनते ही रोहित के दिल में घंटियां बजने लगी, ये सोचकर कि क्या अनिका भी रोहित के लिए वही तड़प महसूस करती है जो हमेशा से रोहित अनिका के लिए फील करता था। इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद अनिका दोनों बच्चों को लेकर सो गई। अगली सुबह अनिका रेडी होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में पहुंची। कंपटीशन कैंपस के हॉल में होने वाला था। जब अनिका कैंपस में पहुंची तब उसे देखते ही प्रदर्शनकारी भीड़ अनिका मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। मीडिया भी हैरान होकर अनिका की ओर देख रहा था। ऑडिटोरियम के अंदर लोग 3 ग्रुप में बढ़ गए थे। एक ग्रुप मॉडर्न मेडिसिन को सपोर्ट कर रहा था जिसका लीडर था बंदिश कामरा, और एक ग्रुप आयुर्वेदिक मेडिसिन को सपोर्ट कर रहा था जिसका लीडर था कल्याण शास्त्री, और उसका साथ दे रही थी डॉक्टर रिंकू। अनिका के आते ही हॉल में बड़ा हंगामा होने लगा। लोग गुस्से से अनिका की ओर देख रहे थे, मगर अनिका उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हॉल में एक और ग्रुप मौजूद था जिसके लीडर थे खुद डॉक्टर सक्सेना। उनके साथ श्वेता और प्रीति भी अनिका को सपोर्ट कर रहे थे।
तभी कल्याण शास्त्री और बंदिश कामरा के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी कि कौन सी मेडिसिन बेहतर है, मॉडर्न या ट्रेडिशनल। दोनों ही एक दूसरे पर बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे थे, जिसके कारण दोनों ग्रुप में मारपीट स्टार्ट हो गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि चैलेंज में डिसाइड हुआ था कि कुछ पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन वाले ग्रुप को दिए जाएंगे और कुछ पेशेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले ग्रुप को दिए जाएंगे उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। मगर इस प्रस्ताव को डॉक्टर सक्सेना ने ठुकरा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी पेशेंट को इस तरह के कंपटीशन का हिस्सा बनाकर उनकी जान को खतरे में डाला जाए। बैक टू स्टोरी आते हैं। डॉक्टर सक्सेना दोनों गुटों को शांत करते हुए उन्हें एड्रेस करते कि कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढो जिससे कि हम पहले की तरह मिलजुल कर काम कर सके। हर दवाई पेशेंट की अच्छी हेल्थ के लिए बनाई जाती है, चाहे वो मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल, और लोगों की सेहत से बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सक्सेना कल्याण शास्त्री से पूछती कि क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया। ये बात सुनते ही कल्याण शास्त्री अपना सर झुका लेता है। वही बंदिश कामरा ये सब देखकर कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेहतर है। देखिए, इस आयुर्वेद के जानकार को खुद ही अपनी बनाई हुई दवाई पर भरोसा नहीं है। तो चलिए, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है, तो हमें विनर घोषित कर दीजिए। तभी डॉक्टर सक्सेना बंदिश कामरा से कहते हैं, अगर सीटी स्कैन में बीमारी का पता न चल पाए तो हम पेशेंट का इलाज कैसे करते? ये सवाल सुनते ही बंदिश कामरा ने भी अपना सर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि कई बार सीटी स्कैन में बीमारी डिटेक्ट नहीं होती थी, इसलिए उस पेशेंट का इलाज आयुर्वेद के जरिए किया जाता था। दोस्तों, अब दोनों गुटों का मामला तो क्लियर हो गया था, मगर कल्याण शास्त्री आगे कहते हैं कि ये सारे फसाद की जो डॉक्टर अमृता है, उसी ने आयुर्वेद के खिलाफ बयान देकर मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच में मतभेद पैदा किए। हम लोग उसे इस बात की सजा देकर रहेंगे। उस लड़की का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इस पर बंदिश कामरा भी खुद का बचाव करते हुए कहता है कि मुझे भी एहसास हो गया कि मैं गलत था। पता नहीं क्यों मैं डॉक्टर अमृता के कहने में आ गया और उन्हीं के कहने पर ये चैलेंज भी रखवा दिया। दोस्तों, बंदिश कामरा और कल्याण शास्त्री दोनों ही मिलकर अनिका को दोषी साबित करना चाहते थे। उन्होंने ऐसी चाल चली थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बंदिश कामरा का बयान सुनने के बाद भीड़ एक बार फिर से अनिका के खिलाफ नारे लगाकर उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाने की मांग करने लगी। अनिका भी ये सब देखकर हैरान थी। जो बात उसने कही ही नहीं थी, उसकी सजा उसे मिलने जा रही थी। तभी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को अपने पास बुलाकर भीड़ को समझाते हुए कहा कि देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। डॉक्टर अमृता एक बेहद टैलेंटेड डॉक्टर है। उन्होंने जो कुछ भी किया सब कुछ मेरे कहने पे किया, क्योंकि मैं सालों से चलती आ रही मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल मेडिसिन की लड़ाई को खत्म करना चाहता था। ये चैलेंज रखवा कर मैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों की इम्पोर्टेंस सबको समझाना चाहता था। मगर मैं ये बयान देता तो मेरी बात में कोई वजन नहीं होता, और क्योंकि अमृता एक मशहूर डॉक्टर है और उनकी कई बात पर सब लोग यकीन भी कर लेगी, जो कि हुआ भी, इसलिए मैंने डॉक्टर अमृता से बयान देने के लिए कहा था। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि भारत ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने पारंपरिक इलाज को भी जिंदा रखा है। डॉक्टर सक्सेना की ये बात सुनते ही सब लोग तालियां बजाने लगे। डॉक्टर सक्सेना ने अपनी सूझबूझ से सारे मामले को संभाल लिया था। अनिका भी डॉक्टर सक्सेना की सूझबूझ से इम्प्रेस हो गई थी। तभी अचानक से हॉल में एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। वाह डॉक्टर सक्सेना, आपको तो पॉलिटिशियन होना चाहिए था। बहुत खूबी से आपने दोषी को बचा लिया। इसके बाद हॉल में एक और रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है, जिसमें कि डॉक्टर सक्सेना कह रहे थे कि मैं सारा इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा, हमें किसी भी तरह डॉक्टर अमृता को बचाना होगा। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भीड़ एक बार फिर से अनिका के साथ साथ डॉक्टर सक्सेना मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। प्रेस रिपोर्टर्स भी डॉक्टर सक्सेना से कहने लगी कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन हो, अगर आप ही गुनहगार को बचाने लगे तो लोग आपकी यूनिवर्सिटी पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसके बाद अनिका भीड़ से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस पर भीड़ में से बाहर आकर डॉक्टर रिंकू स्टेज पर आकर गुस्साई भीड़ को प्रोवोक करते हुए कह रही थी कि ये डॉक्टर अमृता मासूम शक्ल बनाकर आपसे कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया। मैंने खुद इनकी वीडियो फुटेज देखी है, जिसमें इंसाफ है कि डॉक्टर अमृता ने आयुर्वेद के खिलाफ बयान दिया है। पूछिए इनसे कि क्या इनके पास इनकी बेगुनाही का कोई सबूत है। जवाब में अनिका कहती कि सबूत है मेरे पास कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस पर डॉक्टर रिंकू कहती कि अभी एक और नई चाल है इनकी, आप लोग इनकी बातों में मत आइएगा। तभी हॉल के मेन एंट्रेंस का दरवाजा खुलता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि डॉक्टर वांगापट्टू का बेटा डॉक्टर कृष्णन आगे आकर सबसे कहता है कि मेरे पिता डॉक्टर वांगापट्टू को जब इस विवाद के बारे में पता चला तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर आकर कुछ बातें आप सबको क्लेरिफाई कर दूं, वरना आप लोग किसी धोखे में रहकर अपने साथ साथ आम जनता का भी नुकसान करवा लोगे। कहानी में डॉक्टर कृष्णन की एंट्री से इस विवाद को नया ट्विस्ट आ गया था। सारे प्रेस रिपोर्टर्स ने अपने कैमरा डॉक्टर कृष्णन की ओर मोड़ लिए थे। डॉक्टर कृष्णन ने कहा कि देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर अमृता आयुर्वेद को नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं कर सकती। इनफैक्ट डॉक्टर अमृता खुद ट्रेडिशनल मेडिसिन की बहुत बड़ी जानकार है। ये बात सुनते सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर कृष्णन आगे कहते कि डॉक्टर वांगापट्टू का बेटा होने के बावजूद मैं जो ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाया वो ये लड़की बहुत पहले ही हासिल कर चुकी है। इनफैक्ट डॉक्टर अमृता डॉक्टर वांगापट्टू से भी बेहतर है। इस लड़की ने आयुर्वेद की शिक्षा मेरे पिताजी से ली है और उनका कहना है कि ये लड़की उनकी लाइफ की सबसे बेहतरीन शिष्या है।
ये बात सुनते ही कल्याण शास्त्री और डॉक्टर रिंकू हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। कल्याण शास्त्री ये तो जानता था कि डॉक्टर गंगापट्टू का एक शिष्य है जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकता है, मगर वो कौन था ये कोई नहीं जानता था। डॉक्टर कृष्णन की क्लैरिफिकेशन को सुनने के बाद सारे लोग डॉक्टर बंदिश को ढूंढने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट की नजर हॉल के एंट्रेंस से चुपके से बाहर जाते हुए डॉक्टर बंदिश पर पड़ती है। उस स्टूडेंट ने सबसे कहा कि देखो वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। इसके पहले कि लोग बंदिश को पकड़ पाते, बंदिश हॉल से बाहर जा चुका था। मगर यूनिवर्सिटी के गेट पर एसीपी भूमिका उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद भूमिका डॉक्टर बंदिश से उसका फोन छीन लेती है। डॉक्टर बंदिश लगातार फोन पर क्रिस्टोफर से बातचीत कर रहा था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के 7 स्टार होटल में बैठा क्रिस्टोफर अपना फोन पटक देता है और गुस्से से कहने लगता है कि पता नहीं लड़की लोगों पर कैसा जादू करती है, फिर से मेरे जाल से बाहर निकल गई। पता नहीं उसे गुलाम बनाने की मेरी ख्वाहिश कभी पूरी होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एपिसोड देखना है।